सुप्रभात बच्चों, आज हिंदी विषय के अंतर्गत हम पाठ 2 जिसका नाम है फसलों के त्यौहार, इस विषय का हम अध्ययन करेंगे। फसलों के त्यौहार लेख के माध्यम से देश के विभिन्न हिस्सों में मनाए जाने वाले ऐसे त्यौहार जो फसलों से संबंधित है उनके बारे में इस पाठ में चर्चा की गई है। फसलों से संबंधित त्योहारों का अपना ही महत्व होता है, सबके मनाने का तरीका भी अलग अलग होता है। देश की अलग अलग संस्कृति व वेशभूषा से जुड़े लोगों के गीतों के स्वर भी इस त्योहार को मनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो आइए बच्चों, इस पाठ में फसलों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सारा दिन बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाता है। कहाँ तो खिचड़ी के समय धूप में गर्माहट की शुरुआत होनी चाहिए और यहाँ हम सूरज के इंतजार में आस लगाए बैठे हुए हैं। पूरे 10 दिन हो गए सूरज लापता है। आज सुबह तो रजाई से निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मतलब यहाँ पर लेखक यह कहना चाहते हैं कि सारा दिन हम आग के सामने बैठे हाथ तपते हुए हमारा पूरा दिन गुजर जाता है, फिर भी हमें कहीं धूप नजर नहीं आती है। पूरे 10 दिन हो चुके हैं पर अभी तक हमें सूरज नहीं दिख रहा है, सूरज लापता है। और आज सुबह तो रजाई से निकलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मतलब कि यहाँ पर लेखक यह कहना चाहते हैं कि इतनी ठंडी है कि रजाई से निकलने की भी हमारी हिम्मत नहीं हो रही है। मतलब कि इन पंक्तियों से हमें यह समझ में आता है कि ये जो मौसम है ये जाड़े का मौसम है। और यहाँ पर एक शब्द आया है खिचड़ी। खिचड़ी का मतलब यहाँ पर दिया हुआ है मकर संक्रांत। मकर संक्रांत जिसमें हम पतंग उड़ाते हैं। तो मकर संक्रांत कौन से महीने में आता है बच्चों? जनवरी महीने में आता है ना। तो जनवरी में थोड़ी धूप तो आती ही है और थोड़ी गर्मी भी महसूस होती है। पर यहाँ पर लेखक यह कहना चाहते हैं कि अभी संक्रांत आई हुई है पर फिर भी हमें कहीं धूप नजर नहीं आ रही है। हम सूरज का इंतजार करते करते थक चुके हैं। बाहर देखने से तो समय का अंदाज बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन घर में हो रही चहल पहल अब पता चल रही है। रह रह कर कानों में कभी चापाकल के चलने और पानी के गिरने की आवाज़ तो कभी किसी के हाँक लगाने की आवाज़ आ रही थी। जा भाग के देख, केरा के पत्ता आइल की ना, आज ई लोग के उठे के नहीं के का, बोल जल्दी तैयार हो खस, अब तो उठने में ही भलाई है। मतलब यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि जब हम घर के बाहर देखते हैं तो हमें अंदाज बिल्कुल भी नहीं होता है कि अभी समय कौन सा चल रहा है, अभी धूप है या सुबह है या शाम है। हमें समय का अंदाज ही नहीं समझ में आता है। लेकिन जब आप घर में रहते हैं तो हमें चहल पहल की आवाज़ें आती रहती है, क्योंकि घर में जो है बहुत सारे लोग रहते हैं। तो किसी के बोलने की आवाज़, किसी के चलने की आवाज़ हमें आती रहती है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं कि पानी गिरने की कभी आवाज़ है तो कभी किसी की आवाज़ लगाने की आवाज़ आती रहती है। तो यहाँ पर घर से एक आवाज़ आती है, वह कहते हैं कि आज क्या किसी को उठना नहीं है, जल्दी जल्दी उठकर अपने काम करने की शुरुआत करो। तो लेखक कहते हैं कि अब तो भाई उठने में ही भलाई है, रजाई में सोने से कुछ फायदा नहीं है। नहा धोकर हम सभी एक कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा ने क्या सफेद चकाचक मांड लगी धोती और कुर्ता पहन हुआ है। खिचड़ी में ऐसन ठाड़ हम पहले कब्बो ना देख, नी सारा देह कनकना देता। पापा ने कहा शायद आज धोती में उन्हें ठंड कुछ ज़्यादा लग रही है। मतलब अब घर में जो थे बहुत सारे लोग थे, सभी नहा धोकर कमरे में इकट्ठा हुए। दादा और चाचा इन्होंने सफ़ेद रंग की चकाचक धोती पहनी हुई थी और कुर्ता पहना हुआ था। अब वे कहने लगे कि इतने मकर संक्रांति में भी हमें ठंड लग रही है। तो पापा कहने लगे कि धोती में भी इन्हें कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है। सामने मचिया पर खादी की सफ़ेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी।
मचिया मतलब खटिया जो गांव में होती है। तो बच्चों आप लोगों ने भी देखा होगा गांव में जो जाड़े रस्सी से बनी हुई जो खटिया होती है ना। तो उस खटिया पर खादी की सफेद साड़ी पहने हुए दादी बैठी थी। आज दादी ने अपने बाल धोए हैं, झक सफेद सेमल की रुई जैसे हल्के फुल्के बाल। अब दादी माँ तो बूढ़ी थी, तो दादी माँ के बाल कैसे थे? पूरे सफेद थे। तो उस दिन दादी माँ ने अपने बाल धोए थे। गौर से देखने पर भी एक काला बाल नजर नहीं आता, मतलब जो दादी थी उनके बाल पूरे सफेद थे। गौर से अगर देखते भी थे तो एक भी बाल काला नजर नहीं आता, इतने सफेद बाल बूढ़ी दादी के थे। बिल्कुल धुली धुली सी लग रही है दादी, मतलब कि दादी एकदम नहा धोकर बाहर आई थी और उन्होंने बाल भी धोए थे। उनके सामने केले के कुछ पत्ते कतार में रखे हैं, जिस पर तिल, मिट्टा, यहाँ पर मिट्ठा का मतलब है गुड़, चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए हैं। अब जहाँ दादी बैठी थी, दादी के सामने केले के जो पत्ते थे वह कतार में रखे हुए थे। कतार में रखे हुए थे मतलब लाइन में रखे हुए थे। तो जिस केले के पत्ते पर कौन सी चीजें रखी हुई थी? तिल। हम लोग संक्रांति में तिल के लड्डू बनाते हैं ना, तो उसे तिल कहते हैं। तिल, और यहाँ पर शब्द आया है मिट्ठा। मिट्ठा का मतलब है गुड़ और चावल। ऐसे इन्हीं चीजों के छोटे छोटे ढेर हर केले के पत्ते पर रखे हुए थे। हमें बारी बारी से उन सभी चीजों को छूने और प्रणाम करने के लिए कहा गया। अब यहाँ पर दादी कहने लगी उनके रिवाज के अनुसार कि सभी को बारी बारी से इन ढेरों को छूना है और प्रणाम करना है। जब सबने ऐसा कर लिया तो उन सभी चीजों को एक जगह इकट्ठा करके दान दे दिया गया। अब सभी ने, उस घर में जितने भी लोग थे, सभी लोगों ने इन सारी चीजों को प्रणाम किया और उसके बाद ये जितनी भी चीजें थी, ये सारी चीजों को क्या कर दिया गया? दान में दे दिया गया, मतलब दूसरे लोगों को बांट दिया गया। आज तो अप्पी दीदिया बुरी फंसी, उन्हें न तो चूड़ा दही ही पसंद है और न ही खिचड़ी, पर आज तो फरमाइशी नाश्ता नहीं चलेगा। अब यहाँ पर जो अप्पी दीदिया थी, मतलब लोगों में, उनके घर के लोगों में एक लोग था, एक इंसान था जिसका नाम था अप्पी दीदिया। उसे इन सब में से कोई भी चीज पसंद नहीं थी, फिर भी उन्हें दोनों चीजें खानी पड़ी, क्योंकि उस दिन खिचड़ी का त्योहार था, मतलब उस दिन संक्रांत का त्योहार था। उन्होंने कितनी भी फरमाइश की रहती कि मुझे आज ये चाहिए, मुझे आज वो चाहिए, पर उनके फरमाइश का नाश्ता उन्हें नहीं मिलता। उस दिन जो खाना बना वही खाना उन्हें खाने को मिला और वही खाना उन्होंने खाया। तो उस दिन कौन सा खाना बना दोस्तों? उस दिन बनी तिल, गुड़ और चीनी से बना तिलकुट, जो कि हम लोग खाने में हमें भी स्वादिष्ट लगता है ना। तो उन्हें दोनों ही चीज खानी पड़ेगी। आज खिचड़ी जो है, क्योंकि संक्रांत में घर में जो चीज बनती है उसका महत्व होता है। देखो रीति रिवाजों के अनुसार हमारे घर में वही चीज बनती है, क्योंकि हमारे गांव में वही रीति रिवाजें होती है। तो हम लोग शहरों में भी जब आते हैं तो हमारे गांव के रीति रिवाज ही अपनाते हैं। तो इसी तरह अप्पी दीदिया को वही चीज खिचड़ी के दिन खाना पड़ा। खिचड़ी खाने के बाद सभी ने गया से आए तिल, गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया। बच्चों आपको पता होगा कि मकर संक्रांति के समय हम लोग तिल, गुड़, इससे हम लोग तिल के लड्डू बनाते हैं, है ना। तो उसे ही यहाँ पर तिलकुट ऐसा कहा गया है। मतलब इसमें कौन सी चीजों का समावेश है? तिल, गुड़ और चीनी, ये तीनों से बना ये तिलकुट जो है, ये खाकर सभी ने उसका आस्वाद लिया। खाते खाते मैं सोच रही थी कि कितनी अलग है ना यह खिचड़ी जो अभी हम मना रहे हैं। मतलब वह जो अप्पी दीदिया है वह यह सोचने लगी कि यह जो त्योहार है ये कितना निराला है कि अभी भी हम इसे मना रहे हैं।
स्कूल में हम जो खिचड़ी मनाते थे उसकी अलग ही मस्ती हुआ करती थी। छुट्टी का दिन, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर और फिर टापू पर बालू में दौड़ते हुए पतंग उड़ाना या उड़ाने की कोशिश करना, कितना मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दीदा, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। अब यहाँ पर पप्पी दीदिया कहने लगी कि हम लोग जो है खिचड़ी जो त्योहार है हम अभी भी मना रहे हैं, पर मुझे तो स्कूल की याद आई, जो स्कूल के दिनों में हम खिचड़ी का त्योहार मनाया करते थे, बड़ी मस्ती हुआ करती थी। उस दिन हमें छुट्टी रहती थी। आप लोगों को भी संक्रांत के दिन छुट्टी रहती है ना? तो उस दिन छुट्टी रहती थी और हम क्या करते थे, नाव में बैठकर गंगा नदी की सैर करते थे, बड़ा मजा आता था। और इधर वो क्या करते थे, बालू मतलब क्या होता है बच्चों? बालू मतलब रेत में दौड़ते दौड़ते क्या करते थे, वे पतंग उड़ाते थे या पतंग उड़ाने की कोशिश करते थे। और दूसरी ओर कौन कौन रहता था? तो गुरुजी, विमला दीदा, आनंद जी और झिलमिट, ये सब मिलकर क्या करते थे, तो ईंट से बने चूल्हे मतलब गांव में हम देखते हैं बच्चों की जो चूल्हे होते हैं वो ईंट से बने होते हैं, है ना? तो उस पर ये सभी लोग क्या करते थे, खिचड़ी बनाते थे। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। अब यहाँ पर कहने लगे कि कभी कभी हम भी थोड़ा सा पतंग को आराम देते थे और हम भी वहाँ पर मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसी खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वाकई ढंग कैसा भी हो, पर है ये खुशियों का त्योहार। तो यहाँ पर लेखिका कहती है कि भले ही खिचड़ी का त्योहार कैसा भी हो, पर ये जो त्योहार है ये बड़ा खुशियों का त्योहार है। बच्चों, यहाँ जो खिचड़ी शब्द आया हुआ है, खिचड़ी शब्द इसीलिए आया है क्योंकि जो मकर संक्रांत होता है, ये जो त्योहार होता है, इस त्योहार के दिन खिचड़ी बनती है। इस त्योहार के दिन खिचड़ी बनती है। इस त्योहार में खिचड़ी का महत्व होता है, इसीलिए खिचड़ी के नाम से यह त्योहार जाना जाता है। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है। अब जनवरी माह जो होता है उस माह के मध्य में, जनवरी माह मतलब जनवरी महीना जो अपने साल का पहला महीना होता है, उस महीने के मध्य में मतलब बीच में भारत के ज़्यादातर प्रांतों में, प्रांत मतलब राज्य, भारत के अधिकतर राज्यों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई त्योहार होता है। छात्रों, हमने देखा होगा कि हर राज्यों में जो फसल उगाई जाती है, हर राज्यों में खेती की जाती है, पर अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की खेती की जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही जनवरी माह में हर राज्यों में फसलों से जुड़ा कोई न कोई एक त्योहार होता है। कोई फसलों के त्योहार हो जाने पर खुशी बांटता है, तो कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा, सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। सभी प्रांतों और इलाकों का अपना रंग और अपना ढंग नजर आता है। इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर में आने की खुशी का इजहार करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरुहल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। अब ये जो फसलों से जुड़ा जो त्योहार होता है, ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हर प्रांत के लोग अपने अपने गांव में खेती करते हैं, तो उन्हें खेती करने के बाद एक खुशी मिलती है। उन्हें ऐसा लगता है कि हम लोगों ने अपने खेती में इतनी मेहनत की है, तो क्यों ना उसकी फसल अच्छी हो। और जब उनकी फसल अच्छी होती है तो उस खुशी में वो लोग क्या करते हैं, ये त्योहार मनाते हैं। हर किसी को ऐसा लगता है कि हमारे खेतों में जो फसल उगी हुई है, जो अनाज उत्पन्न हुआ है, वह अनाज हमारे घर तक आए।
तो इस खुशी में लोग क्या करते हैं, फसलों से संबंधित त्योहार मनाते हैं। तो यहाँ पर देखो छात्रों, अलग अलग राज्य के नाम आए हुए हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश। ये जो राज्यों के लोग हैं ये मकर संक्रांति कहकर यह त्योहार मनाते हैं। असम, इस राज्य में बिहू। तो केरल में ओणम, केरल में जो त्योहार मनाया जाता है फसलों से संबंधित, उस त्योहार का नाम ओणम है। तमिलनाडु में जो त्योहार मनाया जाता है उसका नाम पोंगल है। पंजाब में लोहड़ी त्योहार मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल त्योहार मनाया जाता है। और गुजरात में पतंग का पर्व, क्योंकि जनवरी में ये जो मकर संक्रांति होती है उस दिन गुजरात में सभी लोग खुश होकर अपने अपने टेरिस पर जाकर पतंग उड़ाते हैं। तो इस तरीके से हर लोग फसलों से जुड़े यह त्योहार अपने अपने राज्य में मनाते हैं। इन्हें जनवरी के मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। अलग अलग राज्यों में जनवरी से यह त्योहार शुरू होते हैं तो अप्रैल तक यह त्योहार मनाया जाता है। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अब झारखंड, इस राज्य में जो सरहुल यह त्योहार मनाया जाता है जो फसलों से संबंधित है, यह जो त्योहार है यह बड़े जोशों के साथ मनाया जाता है। और यह जो त्योहार होता है यह 4 दिन तक मनाया जाता है। अलग अलग जनजातियां इससे अलग अलग समय में मनाती है। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। ये जो त्योहार है ये अलग अलग समय में मनाया जाता है। यहाँ पर संथाल के जो लोग होते हैं वो फरवरी महीने और मार्च महीने में यह त्योहार मनाते हैं, और ओराव के जो लोग होते हैं वह मार्च और अप्रैल महीने में यह त्योहार मनाते हैं। आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। अब आदिवासी लोग मतलब बच्चों जो जंगल में रहते हैं। आज भी हम देखते हैं कि आदिवासी लोग जो है वो शहरों में नहीं दिखाई देते, वो जंगलों के आसपास के प्रदेशों में हमें दिखाई देते हैं। और ये जो लोग हैं आदिवासी लोग, ये प्रकृति की पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रकृति के वातावरण में ही पलते और बढ़ते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। अब ये जो सरहुल है जो झारखंड में बनाया जाता है, इस दिन झारखंड के लोग विशेष रूप से एक पेड़ है जिसका नाम है साल, इस वृक्ष की पूजा करते हैं। यही समय है कि जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। झारखंड के लोग इस पेड़ की पूजा इसीलिए करते हैं क्योंकि उस समय इन पेड़ों में फूल आते हैं और मौसम जो है बहुत खुशनुमा नजर आता है। खुशनुमा मतलब आनंदित वातावरण निर्माण होता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के वृक्षों का जंगल और वही आसपास बसे छोटे छोटे गांव। मतलब कि झारखंड के जो लोग हैं वो रात भर क्या करते हैं, ढोल मंजीरे लेकर नाचते गाते हैं। उनके चारों ओर का जो वातावरण होता है, उनके चारों ओर का जो निसर्ग होता है वो कैसा होता है, उनके चारों ओर छोटी छोटी घाटियां होती है। घाट पता है ना आपको, जो आड़े टेढ़े रास्ते होते हैं, गोल वर्तुलाकार जो शेप में जो रास्ते होते हैं उसे घाट कहते हैं। तो उनके गांव में छोटी छोटी घाटियां होती है, लंबे लंबे सालों के वृक्ष होते हैं और आसपास छोटे छोटे गांव होते हैं। लिपे पुते करीने के से बुहारे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अब झारखंड के जो घर होते हैं इस त्योहार के समय वह अपने घर को सजाते हैं और उस दिन एक दूसरे के कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं। मतलब ये लोग अगले दिन क्या करते हैं, नृत्य करते हुए हर किसी के घर जाते हैं और उनके घर जाकर पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है। जब ये लोग दूसरों के घर जाकर पौधे लगाते हैं उसी समय ये लोग चंदा भी मांगते हैं। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री।
अब बच्चों, जब हम गणपति का चंदा इकट्ठा करने जाते हैं या नवरात्रि का चंदा इकट्ठा करने जाते हैं तो हम क्या मांगते हैं? हम चंदे में पैसा मांगते हैं, है ना। पर ये जो लोग हैं, जब दूसरे लोगों के घर जाकर जब चंदा मांगते हैं तो ये लोग चंदे में क्या मांगते हैं? ये लोग मांगते हैं मुर्गा, चावल और मिश्री। मिश्री का मतलब होता है बच्चों शक्कर। तो इस तरीके से ये लोग चंदा इकट्ठा करते हैं। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। उसके बाद चंदा इकट्ठा होने के बाद इनके खाने पीने और खेलों की शुरुआत होती है। अलग अलग प्रकार के खेल ये लोग उस दिन खेलते हैं। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। तो बच्चों, ये लोग जब चंदा इकट्ठा करते हैं उसके बाद इनके खाने पीने और खेलों का दौर होता है और उसके बाद ये लोग तीसरे दिन जो है ये पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद ये लोग अपने कानों में सरई का एक फूल होता है उसे पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। धान की भी पूजा होती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। मतलब जिस दिन उनकी पूजा शुरू होती है उसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। वसंत ऋतु भी ऋतुओं में से एक ऋतु है। उस दिन धान की पूजा होती है। धान मतलब आपको पता है, जिसमें से चावल, गेहूं, ये अनाज उगता है। सबसे पहले वो धान होता है और उसकी पूजा की जाती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान और पूजा करने के बाद जो धान होता है वह अगले दिन फसल में बोया जाता है ताकि उसमें से अनाज उत्पन्न हो। इस तरीके से झारखंड के लोग सरुहल का जो त्योहार होता है वह 4 दिन तक मनाते हैं। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। अब तमिलनाडु के लोग जो मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं तो उस राज्य में इस त्योहार को पोंगल ऐसा कहते हैं। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कुटकर चावल निकालते हैं। अब तमिलनाडु में जो फसल उगाते हैं उसमें चावल की फसल ज़्यादा होती है, क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी होती है वो चावल के लिए ज़्यादा उपजाऊ होती है। इसीलिए तमिलनाडु के लोग जो खरीफ की फसलें करते हैं तो खरीफ की फसलों में चावल, अरहर आदि क्या करते हैं, कट कर घरों में पहुंचाते हैं और उनके जो धान होते हैं उन धानों को कूटते हैं और कूटने के बाद उसमें से चावल निकालते हैं। ये जो चावल और ये जो अरहर है ये धान को कूटने के बाद निकलते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। अब तमिलनाडु के लोग उस दिन क्या करते हैं, तो उस दिन वो अपने अपने घरों में एक नया मटका लाते हैं और उस नए मटके में चावल, दूध और गुड़ ये तीनों चीज़ें डालकर उसे धूप में पकाते हैं। हम लोग जब खाना पकाते हैं तो हम क्या करते हैं, हम लोग हमारे घर गैस में या गांव में चूल्हे में पकाते हैं, पर ये लोग मटके में ये सारी चीज़ें डालकर धूप में रखते हैं और सूरज की किरणों से उसे पकाते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसीलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। अब ये जो तमिलनाडु के लोग हैं इनके राज्य में हल्दी को शुभ माना जाता है, इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, जो साबुत हल्दी होती है, साबुत हल्दी मतलब आप लोगों ने देखा होगा हल्दी का पाउडर होता है, हल्दी का पाउडर नहीं, जो साबुत हल्दी होती है, तो उस हल्दी को मटके के मुंह से बांध देते हैं और फिर वह मटका दिन में 10:30 से 12 बजे तक धूप में रखते हैं। जैसे ही धूप में उफान आता है मतलब जैसे ही धूप बढ़ जाती है उससे दूध, चावल मटके से बाहर गिरने लगता है। देखो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे 8, 9, 10 बजते हैं ना, तो जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे सूरज की किरणें भी तपने लगती है, वैसे वैसे सूरज की रोशनी भी बढ़ती है ना। तो इसीलिए तमिलनाडु के जो लोग हैं उनका मटका रखने का एक समय होता है, वह समय जो है वो है 10:30 से 11 बजे और 12 बजे तक धूप जो है वो इतनी बढ़ जाती है कि उसके
धूप से मटके में जो रखा हुआ दूध और चावल है वह मटके के बाहर गिरने लगता है। तो पोंगला पोंगल मतलब खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर सुनाई देते हैं। जैसे ही तमिलनाडु के लोगों को मटके से दूध और चावल गिरने दिखता है, वैसे ही वो लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, पोंगला पोंगल। ये उनकी भाषा है, ये तमिलनाडु की भाषा है, जिसका अर्थ होता है खिचड़ी में उफान आ गया। उफान आ गया मतलब जब हम गैस पर दूध रखते हैं तो दूध जो है, जब हमारा गैस जब तेज रहता है तो हमारा दूध जो है वो बर्तन से बाहर निकलता है, तो उसे उफान आना कहता है। उसी तरह इनके मटके से जब दूध और चावल उफनता है तो ये लोग जोर जोर से कहते हैं पोंगला पोंगल, मतलब कि खिचड़ी जो है उसको उफान आ गया है। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। मतलब कि बच्चों, जो गुजरात राज्य है उसमें जो पतंग जो होती है वो मकर संक्रांति में उसका ही त्योहार होता है। मतलब कि मकर संक्रांति के दिन पतंग ही उड़ते हुए नजर आती है। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाए तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। गुजरात में अगर कोई भी धर्म का हो या कोई भी जाति का हो, वह मकर संक्रांति के दिन हमें सुबह से लेकर शाम तक पतंग उड़ाते हुए ही नजर आता है। अगर हम आसमान में नजर उठाते हैं तो उस आसमान में हमें पतंगे ही पतंगे नजर आती है, क्योंकि गुजरात का हर बच्चा, हर इंसान उस दिन पतंग उड़ाता है और अपना दिन क्या करता है, जश्न से मनाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक सा जाता है। गुजरात के सारे लोग जब पतंग उड़ाते हैं तो आसमान में इतनी पतंगे दिखती है कि सूरज भी ढक जाता है, सूरज भी नहीं दिखता है, इतनी आसमान में पतंगे ही पतंगे होती है। तो बच्चों, इस तरीके से हम देखते हैं कि हर राज्य में ये जो मकर संक्रांति का त्यौहार है ये अलग अलग उनके रीति रिवाजों से मनाया जाता है और अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। अब ये कुमाऊं एक राज्य है जिसमें मकर संक्रांति इस त्यौहार को घुघुतिया कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को गूंथ कर पकवान बनाए जाते हैं। इस राज्य में जो पकवान बनाते हैं उस पकवान के लिए आटे और गुड़ का उपयोग किया जाता है। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाढ़ी का फूल आदि। तो बच्चों, हमें भी कभी कभी ऐसा बनाने में मजा आएगा ना, क्योंकि देखो हमें भी कभी कभी ऐसा लगता है कि इस पकवान से हम अलग अलग आकार की चीजें बनाएं। तो कुमाऊं राज्य में क्या करते हैं, आटे और गुड़ को मिलाकर अलग अलग आकार के पकवान बनाते हैं। डमरू का आकार देते हैं, तलवार का आकार देते हैं, ये अलग अलग चीजों का आकार देकर ये पकवान बनाते हैं। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। अब ये जो पकवान है जो अलग अलग आकार में बनाए जाते हैं, इसे तले जाते हैं और तलने के बाद इसकी माला बनाई जाती है। माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। अब जब ये माला बनाते हैं, ये पकवान को तलने के बाद इसकी जब माला बनाते हैं, उन माला के बीच संतरे और गन्ने, संतरा और गन्ना यह एक फल है तो इसकी गंडीरी भी पिरोई जाती है। मतलब कि उन पकवान के बीच इन फलों का भी समावेश किया जाता है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। तो मैंने अभी आपको कहा कि यह जो काम है, यह काम करने में हमें भी बहुत रुचि होगी, है ना। तो उस राज्य के लोग भी, उस राज्य के जो बच्चे हैं वह भी बड़ी रुचि और उत्साह के साथ यह काम करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। उन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं। तो अब ठंडी का मौसम रहता है, तो ठंडी के मौसम में ये जो पक्षी है ये क्या करते हैं, पहाड़ों से चले जाते हैं। अब इन बच्चों को, उन पक्षियों को बुलाना होता है, तो इसीलिए इस राज्य के जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, संक्रांति का जो त्यौहार होता है वो ठंडी के मौसम में होता है।
तो इस राज्य में ठंड होने के कारण पक्षी जो है वो पहाड़ों से चले जाते हैं। तो उन्हें बुलाने के लिए ये बच्चे क्या करते हैं, इन्हें जो माला पहनाई जाती है, इन अपनी मालाओं से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और एक गाना गाते हैं। कौवा आओ घुघुत आओ, ले कौवा बड़ो, म कह दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी, म कह दे जा सोने की छुरी। इसके साथ ही जिस चीज की कामना हो वह मांगते हैं। तो बच्चे इस प्रकार से यह गाना गाते हैं और उनकी जो कामना है वह पूरी करते हैं। है ना कितने अलग अलग अंदाज मकर संक्रांति को मनाने के। कहीं दूध, चावल और गुड़ की खीर बनती है, तो कोई 5 प्रकार के नए अनाज की खिचड़ी बनाता है। कहीं कहीं लोगों का सैलाब नदी में स्नान के लिए उमड़ पड़ता है। लोग ठंड से ठिठुरते रहेंगे, पर बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी तो जरूर लगाएंगे। मतलब कि हमने यहाँ पर देखा इस पाठ में अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं उसके नाम भी हम लोगों ने अलग अलग प्रकार से देखे। तो इस तरीके से यह जो त्योहार है अपने परंपरा के अनुसार लोग अपने राज्यों में मनाते हैं। कहीं कहीं राज्यों में तो हमें यह भी देखने को मिला है कि लोगों का सैलाब जो है, मतलब लोगों की जो संख्या है वह नदी में स्नान के लिए भी उमड़ पड़ती है। इतनी ठंडी होने के बाद भी ये लोग नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं। लोग ठंड से ठिठुरते रहते हैं, पर फिर भी बर्फीले पानी में कम से कम एक डुबकी जरूर लगाते हैं। ये उनकी परंपरा होती है। हाल यह होता है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। मतलब इतने लोग वहां पर होते हैं कि वहां पर हमें छोटी सी चीज रखने के लिए भी जगह नहीं होती है। तिल से याद आया, मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। अब यहाँ पर एक वाक्य आया है कि इन जगहों पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तिल आपको पता है बच्चों कि इतनी छोटी तिल है, मतलब चींटी के आकार की वह तिल होती है। तो यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि लोगों की संख्या जो है वो नदी के किनारे इतनी होती है कि वहां पर तिल रखने की भी जगह नहीं होती। तो यहाँ पर लेखक यह कहना चाहते हैं कि तिल से उन्हें याद आया कि मकर संक्रांति के दिन तिल का इतना महत्व है कि हम हर चीज में तिल का उपयोग करते हैं। जैसे नहाते समय पानी में तिल डालकर नहाना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना। तो इस तरीके से मकर संक्रांति में तिल का विशेष महत्व है। तुम्हारे घर या इलाके में इस त्योहार को कैसे मनाया जाता है? इसे खिचड़ी, पोंगल, मकर संक्रांति या कुछ और कहा जाता है, या तुम फसलों से जुड़े कोई और त्योहार मनाते हो? यदि तुम आपस में बात करो तो तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि कई बार एक ही इलाके में रहने वाले लोग भी इस त्योहार को अलग अलग ढंग से मनाते हैं। अब बच्चों, हम मुंबई जैसे शहर में रहते हैं। मुंबई इस शहर में अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। तो इस मुंबई में भी हम मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं, पर यहाँ पर मकर संक्रांति का त्योहार भी लोग अलग अलग ढंग से मनाते हैं। इस मुंबई शहर में तमिलनाडु के लोग रहते हैं, फिर बाद में गुजरात के लोग रहते हैं, महाराष्ट्र के लोग रहते हैं। हर जाति और हर धर्म के यहाँ पर लोग हैं, पर हर लोग अपनी अपनी परंपरा के अनुसार मुंबई शहर में भी संक्रांति का त्योहार मनाते हैं। तो इस तरीके से बच्चों तुम्हें समझ में आया होगा कि यह जो पाठ है फसलों का त्योहार, इस पाठ में हमें मकर संक्रांति के बारे में विशेष जानकारी मिली है। तो सभी को यह पाठ समझ में आया? यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।